डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस के विषय में। हमारा चैप्टर चल रहा है सिंथेसिस। और सिंथेसिस की पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके कि हम नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और फिर पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है उसे जान लें सबसे पहले कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इज अ सेंटेंस, ये वो सेंटेंस होता है दैट कंटेन्स, जिसमें सम्मिलित होते हैं टू और मोर देन और मोर मतलब दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लासेस मतलब स्वतंत्र क्लासेस इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, मीन्स जो कंपाउंड सेंटेंस आपका होगा कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, वह कैसे बनता है? दो दो प्रिंसिपल क्लास के मिलने से। दो प्रिंसिपल क्लास जो कि क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं। ये दोनों क्लासेस अपने आप में क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। तो यूँ कहते हैं, यूँ कहेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लासेस दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलने से एक कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ होता है? दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लासेस जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है हमें पता होना चाहिए। वह क्लास जिसको पढ़ने पर उसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए, है ना, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अर्थात उसके मीनिंग को समझने के लिए हमें दूसरी क्लास की आवश्यकता ना पड़े, उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं या प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लास होती है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में जितनी क्लासेस होंगी वो सब की सब क्लासेस क्या होती हैं? प्रिंसिपल ही होती हैं, मीन्स इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं। थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझेंगे। ईच क्लास कैन स्टैंड अलोन। जो क्लास होगी, हर क्लास मीन्स कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ की जाने वाली प्रत्येक क्लास अपने आप में यूज़ की जा सकती है। उसका अर्थ अलग अलग यदि हम उसको प्रयोग करेंगे क्लास को, तो उस एक क्लास का जो अर्थ होगा वो पूरी तरह से समझ में आएगा। एज ए सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस के रूप में उसको हम प्रत्येक क्लास को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उस क्लास को यदि हम अलग करके सेंटेंस से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ पूरी तरह से समझ में हमें आएगा। एक सिंपल सेंटेंस का काम वो करेगा। बट दे आर जॉइन टू शो, लेकिन उनको जोड़ा फिर किस लिए जाता है? टू शो अ रिलेशनशिप, संबंध बताने के लिए। बिटवीन द आइडियाज़, जो आइडियाज़ हैं उनके मध्य संबंध को बताने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। अ सेंटेंस विद टू और मोर इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लासेस। कौन सा सेंटेंस? विथ टू, कम से कम दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिला करके, है ना, बनने वाला सेंटेंस क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इस क्लास कैन स्टैंड अलोन एज ए सिंपल सेंटेंस। प्रत्येक जो क्लास होगी वो सिंपल सेंटेंस के रूप में यूज़ की जा सकती है और इसको ज्वाइन किया जाता है। बट आर ज्वाइन टू एक्सप्रेस अ रिलेशन, ये संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अब एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने क्या बनाया है? कंट्री बनाया है, देहात बनाई है। एंड मैन मेड द टाउन, और इंसान ने क्या बनाया? शहर बनाया है। तो यदि हम इसको सेपरेट कर दें, जैसे इस वाक्य को हम अलग पढ़ें कि ईश्वर ने क्या बनाया है? देहात बनाई, गांव बनाए। आदमी ने क्या बनाया? शहर बनाया। तो यदि हम इसको फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पर और यहाँ से वाक्य की शुरुआत करें और एंड को हम हटा दें,
तो पूरी तरह से इसका भी अर्थ समझ में पूरा सेपरेटली आ जाएगा, और इसका भी, कि ईश्वर ने क्या किया है, शहर बनाए, देहात बनाई है, और आदमी ने शहर बनाए हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, एंड से जोड़ दिया है। तो क्या वाक्य बनता है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने कंट्री बनाई है और मैन ने क्या बनाया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं, जैसे कि राम वेंट टू दिल्ली। एक सेंटेंस ये है, ही saw the red fort there। उसने वहाँ पे लाल किला देखा। अब यदि हम इस वाक्य को अलग पढ़ेंगे तो इसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रहा है। राम दिल्ली गया, और इसका भी जो है सेपरेटली अर्थ समझ में आ रहा है। और इनको यदि हम जोड़ दें, दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक में जोड़ दें सिर्फ कंजंक्शन के माध्यम से, मान लेते हैं एंड से इसको जोड़ दिया, तो क्या निकल रहा है अर्थ, राम वेंट टू दिल्ली, राम कहाँ गया, दिल्ली। ही saw there he saw the red fort there, और उसने वहां पर क्या देखा, लाल किला देखा। ठीक है, राम went to दिल्ली, राम दिल्ली गया और उसने वहां पर लाल किला देखा, और उसने वहां पर लाल किला देखा। तो और को यदि हम हटा देंगे तब भी इसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे हम और क्लियर कर लें, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, राम वेंट टू दिल्ली वेयर ही saw द रेड फोर्ट, जहां उसने रेड फोर्ट देखा। तो यहाँ पर जब हम इस वाक्य को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं, राम दिल्ली गया, इस क्लास को यदि हम बोलेंगे, इस पार्ट को, इस सेंटेंस के इस पार्ट को यदि बोलेंगे किसी व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी कि आप कह रहे हैं राम दिल्ली गया था। लेकिन जब उससे हम सिर्फ इतना बोलें, वेयर ही सा द रेड फोर्ट, जहां पर उसने लाल किला देखा, तो जहां पर उसने लाल किला देखा, जब आप ये बोलेंगे कि जहां पर लाल किला देखा, तो जहां से चूंकि इसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो इस ये वाक्य अपने आप में अधूरा लग रहा है। इट मीन्स इसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसको हम इसके साथ मिला करके बोलते हैं, राम दिल्ली गया जहां पर उसने लाल किला देखा, तब इसका भी अर्थ समझ में आने लगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये क्लास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगी, और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ इस वाक्य में एक ही प्रिंसिपल क्लास है और दूसरी जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट क्लास है, अर्थात ये क्लास इस क्लास पर निर्भर है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें दोनों क्लासेस स्वतंत्र होती हैं। दोनों क्लासेस को जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो उनका अर्थ पूरी तरह से समझ में आएगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम फिर से लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, राम वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गया, एंड ही मतलब राम, saw द रेड फोर्ट देयर, और उसने वहां पर क्या देखा, लाल किला देखा। मतलब जब आप ये बोल रहे हैं राम दिल्ली गया, ही मतलब राम ने वहां पर, कहां पर, दिल्ली में लाल किला देखा। तो इसका भी अर्थ जो है पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्लास क्या हो जा रही है, इसको बोलते समय अधूरा नहीं लग रहा है ये क्लास, राइट। तो ये
इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसका अर्थ बिना इस प्रिंसिपल क्लास के भी समझ में आ रहा था, दूसरी क्लास के बिना भी इस क्लास का अर्थ समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, प्रिंसिपल क्लास, ये भी प्रिंसिपल क्लास, दोनों क्लासेस कौन सी हैं, प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, और इसको सिर्फ कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है, जिसमें पहली जो बात है ना, एक्शन दिखाया गया है, उसके बाद की इसमें दूसरी बात आगे बढ़ती है। तो कंजंक्शन हमने एंड का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ दिया है। राइट, अगले वाक्य लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए बात। सी मस्ट वीप और सी विल डाई, है ना। सी मस्ट वीप, वह रोएगी, वह रो देगी, उसे रोना चाहिए। और सी विल डाई, या तो रोएगी वो या तो डाई मतलब मृत्यु को। अर्थात यहाँ पर और से इस वाक्य को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है और नाम के कंजंक्शन से। वह मर जाएगी, जब ये बोलो अलग, इसका भी अर्थ समझ में आ जाएगा। वह जरूर रोएगी, है ना, तो इसका भी अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही क्लासेस क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, और इनको सिर्फ और से जोड़ दिया गया है, जिसमें ये विकल्प की बात कर रहा है, या तो वह रोएगी या फिर मर जाएगी। सम आर बॉर्न ग्रेट, अगला वाक्य देखते हैं। कुछ लोग जो है, सम आर बॉर्न ग्रेट, जन्म से महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग क्या करते हैं, महानता को अचीव करते हैं। एंड, और, है ना, सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों पर महानता जो है थोप दी जाती है। तो अब आप इन क्लासेस को पढ़ें। देखो पहले इसमें पेयर कितने हैं क्लासेस के, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल रहा है सम, और फिर प्रेडिकेट है आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट ये हो गया, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ये हो गया। राइट, और फिर उसके बाद में एक सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट हो गया। तो इस प्रकार से इसमें तीन पेयर हैं, मतलब तीन जो है जोड़े हैं किसके, क्लासेस के। तो ये सेंटेंस जो बना हुआ है उसमें तीन क्लासेस का प्रयोग किया गया है। तो आप जब हम बोल रहे हैं कुछ लोग जन्म से जो है महान पैदा होते हैं, आप सिंपली किसी से बात करें बस सिर्फ इतना बोलें, बहुत लोग जो है जन्म से महान पैदा होते हैं। राइट, तो ये बात उसको समझ में आ जाएगी। आप यदि ये अकेले इसको बोलें, सिर्फ इतना बोलें बाकी कुछ ना बोलें। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग क्या करते हैं, महानता को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। राइट, कुछ लोग जो है महानता को हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, तो यह बात भी उसको समझ में आ जाएगी। कुछ लोगों पर महानता जो है थोप दी जाती है, ये बात भी उसको सेपरेटली समझ में आ जाएगी। अर्थात आप इनके भाव को देखेंगे तो कोई क्लास दूसरी क्लास पर निर्भर आपको नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पर जो बात कही गई है उसके आगे की बात यहाँ पर है, यहाँ पे जो बात कही गई है उसके आगे की बात है इसमें। तो वह जो एक क्रम है ना, वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया गया है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं कंपाउंड सेंटेंस की, उनको हम समझ लें मोटे तौर से। इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, ध्यान रखिए, दो हो सकती हैं, दो से अधिक भी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन सारी क्लासेस जितनी भी क्लासेस होंगी वो कौन सी होंगी, इंडिपेंडेंट, मतलब प्रिंसिपल क्लास ही होंगी। मींस ऐसी क्लास जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगी, मींस वह किसी दूसरे क्लास पर डिपेंडेंट नहीं होगी। राइट, क्लासेस आर ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अब इनको जोड़ा किससे जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग मतलब समान पदी, अर्थात जो क्लास होगी वह
एक दूसरे के समान होगी, मतलब उनमें जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी एक दूसरे पर, बल्कि दोनों अपने आप में क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, कोऑर्डिनेटिंग होंगी, बराबर की जो है क्लासेस होंगी उनमें, राइट। और कभी कभी उनमें हम क्या करते हैं, अ, जब दो से अधिक क्या यूज़ होती हैं, क्लासेस यूज़ होती हैं, तो हम उसमें सेमीकोलन का प्रयोग कर लेते हैं, राइट। ईच क्लास हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट, हर क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे भाई पिछले सेंटेंस में हमने देखा था कि उसमें 3 पेयर थे, है ना। इस वाक्य में देख रहे हैं 3 पेयर हैं, तो 3 सब्जेक्ट हैं, या एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और फिर 3 सब्जेक्ट। तो प्रत्येक क्लास में उसका अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। क्लियर। ईच क्लास हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब तो होगी ही। क्लासेस कैन एक्सप्रेस सिमिलर, कंट्रास्टिंग, अल्टरनेटिव और रिजल्ट बेस्ड आइडियाज़। जो क्लासेस होंगी उनमें क्या क्या शो किया जाएगा, आइडियाज़ कौन से होंगे, थॉट्स क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू द सेंस, है ना। क्लासेस जो होंगी एक्सप्रेस सिमिलर, समान, जब एक ही जैसा उसमें भाव होगा तो वो बात सिर्फ आगे को बढ़ेगी, जुड़ेगी, ऐड होगा उसमें। कई बार क्या होता है, एक क्लास दी गई हो, उस क्लास का कि कंट्रास्ट में कोई आइडिया विचार रखा गया हो, दूसरी क्लास जो हो उसमें पहली क्लास में कही गई बात का खंडन किया गया हो, विरोध किया गया हो, वहाँ पे कंट्रास्टिंग आइडिया होगा। फिर उसके अलावा हो सकता है पहली क्लास के बाद में अल्टरनेटिव हो, दूसरी क्लास में विकल्प की बात की गई हो, है ना। और रिजल्ट बेस्ड आइडियाज़, या फिर एक क्लास जो पहले क्लास है उसमें कही गई बात का दूसरे क्लास में क्या दिखाया गया हो, विकल्प दिखाया गया हो, ठीक है। सोर्स, एडिटिव, कंट्रास्ट, अल्टरनेटिव और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये अलग अलग इसमें जोड़ होता है, कंट्रास्ट होता है, विकल्प होता है और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एक प्रकार से परिणाम के रूप में दिखाया जाता है इसमें, रिलेटिव में। उसके बाद अब देखते हैं कि हम जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं उनमें क्या यूज़ करते हैं, कौन से कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं और उन्हें कहते क्या हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जिन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ठीक है। दीज कंजंक्शंस जॉइन इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये जो कंजंक्शंस होते हैं वो किसको जोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ते हैं, स्वतंत्र क्लासेस को जोड़ते हैं, ठीक है। हर क्लास अपने आप में क्या होगी, स्वतंत्र होगी, एक दूसरे से स्वतंत्र होगी उसमें, राइट। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है यहाँ पर, हर क्लास को अलग अलग पढ़ने पर हमें उसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा बिना दूसरे क्लास की मदद के, राइट। कंपाउंड सेंटेंस, क्लासेस इन कंपाउंड सेंटेंस, दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, उनके काम के हिसाब से इन क्लासेस को हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं, 4 भागों में, मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो पहला जो है क्यूमुलेटिव है, दूसरा आपका एडवर्जेटिव है, ठीक है, और फिर आपका अल्टरनेटिव है, इलेटिव है। ये 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। पहला आपका कौन सा है, क्यूमुलेटिव, है ना। ये क्या बताता है, ये ऐड करता है, कंटिन्यू करता है, मतलब इसमें
एक क्लास का भाव जब दूसरे क्लास में सिर्फ ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, मीन्स दोनों क्लासेस जो हैं वो समान होती है, समान भाव को रखती है। ठीक है, जैसे मोहन केम हियर, मोहन यहाँ आया। ही गेव मी 100 रुपीज। मोहन, अब इनको देखो, ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब इनको हम जोड़ेंगे तो देखने में आपको मिले लगेगा कि ये जो भाव है ये आगे बात बढ़ रही है, उसमें जो है कोई भी वो नहीं है। ठीक है, उसमें पूरी तरह से भाव उसका आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं। ठीक है, मोहन यहाँ आया, उसने क्या किए, 10 रुपये मुझे दिए। तो पहली बात जो आपने कही कि मोहन यहाँ आया, उसके बाद जो दूसरी बात कही आपने कि मोहन ने 10 रुपये दिए, जब आप इस पार्ट को बोलेंगे तो वह भी बात पूरी समझ में आती है, और ये बोलेंगे तो भी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये जो बात है समान पद की, मतलब इसमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी है, पहले पहले एक्शन फिर दूसरा एक्शन, पहला एक्शन फिर दूसरा एक्शन। आइडियाज़ की या एक्शन की क्या है, कॉन्टिन्यूटी को शो करता है इसमें, राइट। इसमें कोई कंट्रास्ट या विकल्प आदि को नहीं शो करता है। इनके लिए जो हम कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि एंड हो गया, क्या हो गया, एंड, एंड हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, एज वेल एज हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक आइडिया को दूसरे आइडिया से जोड़ते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, एक विचार के बाद दूसरे विचार या एक्शन को दर्शाया जाता है। इसके अलावा क्या है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, एंड का मतलब और, नॉट ओनली मतलब न सिर्फ बल्कि, न सिर्फ बल्कि, एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब क्या है, साथ ही साथ, राइट। जैसे एग्जाम्पल लें, इसी को हम जोड़ेंगे तो क्या बना देंगे हम इसको, मोहन केम हेयर, मोहन यहाँ आया, एंड ही गेव मी 10 रुपीज़। मतलब एक जैसी बातें हैं, कॉन्टिन्यूटी है, वो आया उसने 10 रुपये दिए, एक के बाद दूसरा एक्शन दिखाता है ना इसमें, तो हमने एंड का प्रयोग कर लिया यहाँ पर, राइट। इसको हम इस क्लास से कंजंक्शन से भी बना सकते हैं, है ना, हम एज वेल एज से भी बना सकते हैं। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, जैसे मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक सुबह का टहलना, इज यूजफुल, यूजफुल, इट इज रिफ्रेशिंग, इट इज रिफ्रेशिंग। सुबह का टहलना क्या है, उपयोगी होता है, यह रिफ्रेशिंग होता है, रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी देने वाला होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सुबह का टहलना क्या होता है, यूज़फुल होता है, उपयोगी होता है, फिर कहते हैं रिफ्रेशिंग होता है। ठीक है, तो ये सातत्य है इसमें, मतलब कॉन्टिन्यूटी को दिखा, दो आइडियाज़ की कॉन्टिन्यूटी को दिखाया गया है। तो इनको हम किस कंजंक्शन के मत द्वारा जोड़ेंगे, कंजंक्शन कॉन्टिन्यूटी को दर्शाने वाला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, जैसे कि पहला क्या है, एंड, क्या बना सकते हैं, मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक इज, मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल, यूजफुल, एंड इट
इज, इट यहाँ किसके लिए आया है? मॉर्निंग वॉक के लिए। इट इज रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग। आपने इसमें क्या जोड़ा? एंड का प्रयोग किया है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक क्या होती है? यूजफुल होती है, और ये रिफ्रेशिंग होती है, तरोताजगी देने वाली होती है। आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, मॉर्निंग वॉक इज नॉट only useful but also it is refreshing, रिफ्रेशिंग। जो मॉर्निंग वॉक है वो ना सिर्फ यूज़फुल है, बल्कि वह क्या होती है? वह रिफ्रेशिंग होती है, तरोताज़गी। तो यहाँ पर हम नॉट ओनली का भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इन सब में आप देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट है, मॉर्निंग वॉक इज और फिर क्या है? इट। तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसमें मॉर्निंग वॉक सब्जेक्ट है। इसमें प्रेडिकेट कौन है? इट इज़ रिफ्रेशिंग है, इज रिफ्रेशिंग है। इसमें प्रेडिकेट कौन है? इज नॉट ओनली यूजफुल, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर कंपाउंड सेंटेंस में, है ना, जितनी क्लासेस होंगे उतने सब्जेक्ट्स होंगे और उतने ही प्रेडिकेट होंगे, ठीक है। एक बार इसको हम एज वेल एज के द्वारा भी बना सकते हैं, बना लें। जैसे मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल as well as it is रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग। मॉर्निंग वॉक क्या है? यूज़फुल होती है, साथ ही साथ में क्या होती है? रिफ्रेशिंग होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लें नेक्स्ट कंजंक्शन की। वह कंजंक्शन जो क्या करता है? अगली क्लास में कंट्रास्ट को शो करता है। क्या शो करता है? कंट्रास्ट। मतलब पहले क्लास में कही गई बात का अनअपेक्षित वहाँ पर हमें, है ना, आइडिया देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एडवर्जेटिव माने क्या होता है? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? विरोध। क्या? विरोध मतलब अनअपेक्षित, अनअपेक्षित, जिसकी अपेक्षा ना की गई हो वैसा विचार, आइडिया या एक्शन, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये कंट्रास्ट शो करता है, और इसके लिए यूज़ क्या करते हैं? बट का प्रयोग करते हैं, यट का प्रयोग करते हैं और स्टिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट माने लेकिन, यट माने फिर भी, स्टिल माने, है ना, तब भी, राइट। जैसे हमने कहा ही इज रिच, ओके, ही इज ऑनेस्ट। वो क्या है? अमीर है ना। इसको डिसऑनेस्ट कर देते हैं। वह अमीर है ना। तो जब अमीर है, वह व्यक्ति अमीर है, वह डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। जो अमीर है तो उसको बेईमानी करने की क्या आवश्यकता है? ल- मतलब अमीरी के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या है ना, कंट्रास्ट शो हो रहा है, अनअपेक्षित चीज हो रही है, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर बट का प्रयोग कर सकते हैं, यट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ही इज रिच, वह अमीर है ना। यट ही इज डिसऑनेस्ट, वह अमीर है फिर भी क्या है? बेईमान है, ठीक है। इसको हम जैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है।
तो गरीब व्यक्ति ईमानदारी को लेकर के कहीं ना कहीं चलने के लिए उसको मुश्किल माना जाता है, राइट। और यदि वो गरीब होने के बावजूद भी ईमानदारी दिखा रहा, जैसे एक गरीब व्यक्ति को जिसके पास खाने की लाले पड़े हुए हों, 5,000 रुपये मिल जाते हैं कहीं पर, है ना, गरीब व्यक्ति को, तो अब वहाँ पर वैसे तो समझा जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, 5,000 रुपये मिल गए हैं, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति यदि होगा तो वो उसको रख लेगा और बताएगा भी नहीं किसी को। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गरीब होने के बावजूद भी ईमानदारी दिखाता है और 5,000 रुपये जो मिले हैं उसको वापस कर देता है, तो वह एक कंट्रास्टिंग आइडिया हो जाएगा, अनअपेक्षित हो जाएगा, जिससे उम्मीद नहीं की गई थी उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ही इज पुअर, है ना, बट ही इज ऑनेस्ट। वह क्या है? गरीब है, फिर भी फिर भी क्या है? वह गरीब है परंतु ईमानदार है, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं। सो चॉइस और नेक्स्ट जो वो हैं कंजंक्शन से, वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। क्या अल्टरनेटिव? ये क्या शो करते हैं? ये आपका विकल्प शो करते हैं। क्या शो करते हैं? विकल्प को शो करते हैं। पहली क्लास में जो बात है उसका दूसरे क्लास में क्या होगा? विकल्प के तौर पे रखा जाता है। इनके लिए हम कौन से कंजंक्शन यूज़ करते हैं? और, नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो, या तो करो या तो मरो। तो यहाँ पर ये इसका विकल्प है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? और, नॉर, इधर और नाइदर नॉर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब परिणाम को शो करने वाला। क्या? परिणाम मतलब पहला जो एक्शन, पहला जो क्लास होगा वो कोई बात बताएगा, और उस जो बात होगी उसमें उसमें जो एक्शन दिखाया गया होगा, उस एक्शन के परिणाम स्वरूप दूसरे क्लास में जो, है ना, दूसरा क्लास जो होगा उसमें वह परिणाम को शो करेगा। क्या शो करेगा? कॉन्सिक्वेंस को शो करेगा, परिणाम, राइट। क्या शो करेगा? परिणाम, ठीक है। जैसे क्या कहा? ही इज इल, बीमार है ना। ये सेंटेंस है, ही इज इल, ही कैन नॉट वॉक, वो फास्ट, वह बीमार है, वो तेज नहीं चल सकता है, ठीक है। मतलब ही इज इल, बीमार है ना, सो ही कैन नॉट वॉक फास्ट। तो दूसरा जो क्लास है इसमें क्या है? परिणाम ही तो दिखाया गया है। पहले वाले क्लास में जो एक्शन हुआ, बीमारी है, एक्शन हो या स्टेट हो, तो उसका परिणाम यहाँ पे दिखाया गया है। वो बीमार है इसलिए वह क्या है? नहीं तेज चल सकता है, राइट। तो ये हमारे रूल्स फॉर फॉर्मिंग कंपाउंड सेंटेंसेस, कुछ सामान्य रूल्स हैं कि हम उनको ध्यान में रखें जब कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हों। जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्रेसिडेड बाय अ कामा। यहाँ पे क्या आवश्यकता है? कामा की जरूरत होती है। किसकी? कामा की जरूरत, ठीक है। द नाइट वॉज डार्क, द नाइट वॉज डार्क, रात क्या थी? अंधेरी थी। एंड द जर्नी वॉज लॉन्ग, और जो है जर्नी कैसी थी? लंबी थी। तो यहाँ पर कंजंक्शन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन तो यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद उसके पहले क्या यूज़ किया गया है? कामा। तो कंजंक्शन
प्रोसीड होते हैं किसके द्वारा, कामा के द्वारा, राइट। ये ध्यान रखना होता है। यूज नो कामा इफ द क्लासेस आर शॉर्ट एंड क्लोजली। हम कामा का प्रयोग करते भी नहीं हैं कभी कभी, जब किस कंडीशन में, जब क्लासेस क्या हो, शॉर्ट हो या क्लोजली कनेक्टेड इनफॉर्मल स्टाइल। लेकिन ये इनफॉर्मल स्टाइल होगी, क्या होगी, इनफॉर्मल, मतलब फॉर्मल नहीं होगा, राइट। जैसे आई केम, अब यहाँ पर दो ही शब्दों की क्लास है, इसलिए इसमें एंड की कामा की आवश्यकता नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई केम, ही लेफ्ट, मैं आया, वो चला गया। यूज सेमीकॉलन्स टू ज्वाइन क्लोजली रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट क्लासेस विदाउट कंजंक्शन। सेमीकॉलन का प्रयोग करते हैं हम टू ज्वाइन क्लोजली रिलेटेड, जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हो, निकटता, बहुत ही उसमें घनिष्ठ संबंध दिखाया गया हो इंडिपेंडेंट क्लासेस में, ठीक है, विदाउट कंजंक्शन। सी सिंग्स, जैसे क्या है, सी सिंग्स, वह क्या करती है, गाती है, ब्यूटीफुली, सुंदरतापूर्वक। ही प्लेज द गिटार वेल, वो अच्छे से क्या करता है, गिटार बजाता है। तो उसके उसका गाना सुंदरतापूर्वक, और उसका क्या है, अच्छी तरह से गिटार बजाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड हैं, दोनों बिल्कुल एक बैठते हैं सेम, है ना। तो यहाँ पे हम सेमीकॉलन का प्रयोग कर सकते हैं। सेमीकॉलन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड का काम कर रहा है, इसको इन इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल समान पदी क्लासेस हैं, इनमें कोई एक दूसरे पर से कम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकॉलन का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर अब किसी भी कंजंक्शन की आवश्यकता नहीं है जब हमने इसको सेमीकॉलन का प्रयोग किया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद यदि हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, यूज़ अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मतलब कंजंक्शन बहुत मायने रखता है। हम भाव के अनुसार भाव के अनुसार ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। चार प्रकार के कंजंक्शन हमने पढ़े हैं, क्यूमुलेटिव, है ना, इलेटिव, एडवर्जेटिव और अल्टरनेटिव। इन्हीं कंजंक्शंस का हम प्रयोग करेंगे, और ध्यान रखेंगे इनका प्रयोग करते समय कि उस क्या उस वैसा भाव उन क्लासेस में है ना। तो अप्रोप्रिएट कंजंक्शन का ही प्रयोग करें, नहीं तो फिर वाक्य का अर्थ नहीं निकल पाएगा। रिलेशन बिटवीन आइडियाज, ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस विद अ कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फिर वही बात है कि पहले हम क्या करेंगे, इस कामा का प्रयोग करेंगे और फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा हम तभी करेंगे जब लॉन्ग क्लासेस होंगी, राइट। शॉर्ट क्लासेस में हम कामा का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और रिलेटेड बहुत जब क्लोजली कनेक्शन दिखाया गया हो तब हम सेमीकॉलन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज सेमीकॉलन टू ज्वाइन क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस, अभी हमने जिक्र किया। अवॉइड कामा स्प्लिसेस, कामा विदाउट कंजंक्शंस एंड फ्यूज्ड सेंटेंसेस। हम क्या करेंगे, हम कामा का प्रयोग वहाँ पर नहीं करेंगे जहाँ पर सेंटेंसेस क्या हों, बहुत ही क्लासेस क्या हों, शॉर्ट हों। यूज़ अ कामा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम कामा का प्रयोग कब करेंगे, यूज़ अ कामा बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस व्हेन ज्वाइनिंग इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लासेस का प्रयोग करते समय हम क्या करते हैं, कामा का भी प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस बाय कंजंक्शन टाइप। अब अलग अलग प्रकार के जो कंजंक्शंस हैं, है ना, उनसे संबंधित कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे कि पहला जो कंजंक्शन टाइप है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव, मतलब ये एडिशन का होता है, जोड़ का होता है। क्या होता है, जोड़। इसमें कॉन्टिन्यूटी को दर्शाया जाता है, ठीक है। एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन। एडिशन मतलब दो समान आइडियाज़ को, है ना, दोनों क्लासेस में दिखाया जाता है और उनको कंजंक्शंस, कौन कौन से कंजंक्शंस, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, एज वेल एज हो गया,
नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, आदि से इनको हम जोड़ते हैं। बी जस्ट एंड फियर नन, है ना, बस ईमानदार बनो और किसी से मत डरो, और किसी से मत डरो। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने, कंजंक्शन, और उसके पहले आपने क्या यूज़ किया, कॉमा का प्रयोग किया। ईमानदार रहो और किसी से मत डरो, तो यहाँ पर बिल्कुल समान भाव व्यक्त करने वाली क्लासेस का प्रयोग किया गया है। ईमानदार बनो, किसी से मत डरो, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया, एंड द विंड ब्लू, हवा बही, हवा चली, द रेन फेल, जो बारिश हुई, एंड द लाइटनिंग फ्लैश्ड, और फिर क्या हुआ, बिजली कड़की, राइट। तो पहला जो क्लास है, द विंड ब्लू, हवा चली, द रेन फेल, बारिश हुई। अब जब समान पद के यहाँ पर क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, कॉन्टिन्यूटी उसमें दिखाई गई है, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट वाली क्लास के पहले आपने एंड को यूज़ किया है, और इसके पहले आपने क्या किया था, कॉमा का प्रयोग कर लिया था, ठीक है। जब सेम क्लासेस, सेम टाइप के क्लास या वर्ड होते हैं तो हम उनको स्टार्ट पहले क्या करते हैं, कॉमा से ही सेपरेट करते हैं। अब चूँकि हम कोई कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो लास्ट की क्लास से पहले हमने एंड का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। ही इज़ नॉट ओनली डिलिजेंट, वह ना सिर्फ मेहनती है बल्कि वह ईमानदार भी है। वह सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि ईमानदार भी है। अब इसी वाक्य को लें तो इसको हम और भी बना सकते हैं, जैसे ही इज डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती, डिलीजेंट एंड ही इज ऑनेस्ट, वह मेहनती है, वह ईमानदार है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ही इज diligent, diligent as well as he is honest, मेहनती है और साथ साथ में क्या है, वो ईमानदार है, राइट। एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं, हमने भी पढ़ा पीछे, क्या, बट, यट, है ना, बट और यट। जैसे ही वॉज अनॉयड, उसे गुस्सा दिला दिया गया, उसे गुस्सा दिलाया गया, यट फिर भी, ही सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। तो उसे गुस्सा तो दिलाया गया, ये क्या एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या शो करते हैं, ये कंट्रास्ट शो करते हैं। कंट्रास्ट मतलब दो आइडियाज़ का के बीच में विरोधाभास हो, क्या हो, विरोध हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, गुस्सा तो उसे दिला दिया गया, मतलब उससे गुस्सा कर दिया गया, नाराज़ कर दिया गया। तो नाराज़ कर दिया गया था तो कहीं ना कहीं रिएक्शन क्या मिलना चाहिए था, नाराज़गी व्यक्त की गई होती, लेकिन नाराज़गी नहीं दिखाई गई, मतलब उसने कुछ कहा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनअपेक्षित परिणाम मिल रहा, मतलब अनअपेक्षित रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यट। तो यट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी, राइट। ही वॉज अनॉयड, वो उसको गुस्सा कर दिखाया गया, दिलाया गया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। सी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, बट सी फेल्ड, मेहनत की तो पास होना चाहिए था, अब ऐसा परिणाम नहीं मिल रहा है, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा, तो हमें कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है, मतलब जैसा अपेक्षा की गई थी वैसा नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या यूज़ किया, बट का प्रयोग किया। ही इज स्लो बट श्योर, वो धीमी तो है, वो धीमा तो है, बट लेकिन श्योर है, निश्चित है ना, धीमा है लेकिन अनिश्चित नहीं है, उसमें श्योरिटी है, ठीक है। इसमें कंट्रास्टिंग फिर क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव में क्या दिखाया जाता है, विकल्प की बात की जाती है। विकल्प मतलब एक आइडिया का दूसरा विकल्प होना चाहिए। जैसे आइदर यू,
इसमें कंजंक्शंस क्या यूज़ करते हैं, आइदर और, है ना, आइदर और, नाइदर, नॉर, ठीक है। और इसके अलावा और का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे आइदर यू आर मैड, या तो तुम पागल हो, आइदर यू आर मैड, और या यू फेन मैडनेस, या पागल होने का क्या कर रहे हो, है ना, दिखावा कर रहे हो। तो यहाँ पर या तो तुम सचमुच पागल हो, या फिर पागल होने का यहाँ पर ये क्या है, विकल्प के रूप में, ठीक है, बहाना कर रहा। नाइदर ही केम, ना ही वो, नाइदर ही केम नॉर डिड ही सेंट एनी मैसेज। यहाँ पे इन्वर्जन होगा, ध्यान रखना है, सब्जेक्ट से पहले डू या डस का हम प्रयोग कर रहे हैं। नाइदर ही केम, ना तो वह आया, ना ही उसने मैसेज किया। या तो भाई आता, या तो मैसेज कर देता कम से कम। तो यहाँ पर क्या है, विकल्प था ना उसके पास, आ जाता या तो फिर मैसेज कर देता। तो यहाँ पर विकल्प को शो करने वाली दो क्लासेस हैं। तो यहाँ किससे यूज, नाइदर ही केम एक हो गया, और फिर दूसरा विकल्प क्या है, नॉर डिड ही सेंट एनी मैसेज। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, अदरवाइज यू विल फॉल, अन्यथा तुम गिर जाओगे। भाई सावधानी पूर्वक चलो तो तुम नहीं गिरोगे, तुम्हारे पास विकल्प है। यदि सावधानी पूर्वक नहीं चलोगे तो तो फिर क्या है, तुम जरूर गिर जाओगे। तो विकल्प क्या है, या तो सावधानी पूर्वक चलो और ना गिरो, या फिर सावधानी ना बरतो और गिर जाओ। तो यहाँ पर भी आपको विकल्प देखने को मिल रहा है, आपने क्या यूज़ किया, अदरवाइज का प्रयोग किया है। रिलेटिव कंजंक्शंस क्या शो करते हैं, परिणाम को दर्शाते हैं, ठीक है। रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, परिणाम शो करने वाले कंजंक्शंस होते हैं, है ना। ये क्या कौन कौन से हैं, सो है, देयर फोर है, देयर फोर है, हेंस है, राइट। जैसे सो माने इसलिए, देयर फोर मीन्स इसलिए, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसे निमंत्रित नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया गया, उसे न्योता नहीं दिया गया। सो उसका परिणाम क्या हुआ, ही डिड नॉट गो टू द फंक्शन, इसलिए वह फंक्शन में नहीं गया। द पुलिस बीट द थीप मर्सीलेसली, पुलिस ने चोर को निर्दयतापूर्वक पीटा, इसलिए परिणाम क्या हुआ उसका, ही डाइड, ठीक है। ही इज इल, ही डिड नॉट, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो बीमार है इसलिए, सो ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ये क्या बता रहा है, परिणाम को बता रहा है। मोर एग्जाम्पल्स बाई कंजंक्शन टाइप, जैसे क्यूमुलेटिव में क्या है, ही इज डिलिजेंट एंड ही इज ऑनेस्ट, वह मेहनती है फिर और वह ऑनेस्ट है। सी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत किया, बट सी फेल्ड, मेहनत किया तो पास होना चाहिए था लेकिन फेल हो गया। तो इसमें क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट शो कर रहा है, एडवर्सिटी विरोध। अल्टरनेटिव, यू कैन कम नाउ, तुम अब आ सकते हो, और यू कैन कम लेटर, या फिर बाद में आ सकते हो। तुम्हारे पास विकल्प है, या तो अभी आओ या बाद में भी आ सकते हो। विकल्प के लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर और का प्रयोग किया, राइट। रिलेटिव, इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड, परिणाम को दिखा रहा, बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग अंदर ही ठहरे रहे, ठीक है। इनके अलावा ये तो कंजंक्शंस की बात हो रही थी, हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब्स का भी प्रयोग करते हैं। रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का भी प्रयोग हम कंपाउंड सेंटेंस का को बनाने के लिए करते हैं। वैसे तो रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कर रहे थे। क्या करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कर रहे थे, हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, किसका, रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है दोनों के प्रयोग में, है ना। सिर्फ हम क्या करते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कौन है, हु है, विच है, दैट है ना। एंड रिलेटिव एडवर्ब्स जैसे वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर विच हो गया,
होम भी आ जाएगा इसी में, क्या होम भी आ जाएगा। तो इनके पहले हम क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं, और कामा के लगते ही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाता है, कंपाउंड का भाव उसमें व्यक्त होने लगता है। कैन ज्वाइन क्लासेस विद अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूएशन, और उसमें कॉन्टिन्यूटी अर्थात क्यूमुलेशन का भाव देखने को मिलता है, कॉन्टिन्यूटी का भाव देखने को मिलता है। दे ऐड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लोज टू द नाउन, नाउन के संबंध में वो एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन हमें बताते हैं। अर्थात जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, वह अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की वो क्या करते हैं, के विषय में एडिशनल उनकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो विशेषता नहीं बताते बल्कि उनके विषय में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे आई मेट मोहन, मैं किससे मिला, मोहन से। हु गेव मी योर मैसेज। अब यहाँ पे कामा ना होता तो इसका हम अर्थ क्या निकालते, जिसने, क्या निकालते, जिसने। और जिसने आता तो ये क्या हो जाती विशेष, ये इसका रिलेशन बताता। ठीक है, क्या बताता, रिलेशन। और रिलेशन बताने का मतलब है यहाँ पर ये नाउन की विशेषता बताने का काम करता। तो ये जो क्लास हो जाती वो हो जाती एडजेक्टिव क्लास, राइट। तो एडजेक्टिव क्लास जो है यहाँ पर एक सबॉर्डिनेट क्लास होती है, क्या होती है, सबॉर्डिनेट क्लास, राइट। तो सबॉर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे क्या जुड़ गया है, यहाँ पे जुड़ गया है आपका कामा। तो जब कामा लग जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले, तो कामा का अर्थ यहाँ पर निकलेगा एंड ही, और उसने। और एंड लग गया और ही जुड़ गया तो सेंटेंस आपका कंपाउंड बन जाएगा। आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, कामा हु गिव मी योर मैसेज, और उसने मुझे आपका मैसेज दिया। मैं मोहन से मिला और उसने मुझे आपका मैसेज दे दिया। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया, कामा, ठीक है। वेयर, अब कामा का मतलब क्या है यहाँ पर, एंड देयर, और वहाँ। मैं दिल्ली गया और वहाँ पर, ही सा, सॉरी मैं नहीं, ही, वो दिल्ली गया और ही सा द रेड फोर्ट, और वहाँ पर उसने रेड फोर्ट देखा। तो यहाँ पर वेयर के पहले क्या गया, कामा। तो सेंटेंस आपका अब एक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि क्या बन गया, कंपाउंड। द सी इज द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर, ये वही लड़की है, सी इज़ द गर्ल, ये वो लड़की है जिसके पिता क्या है, डॉक्टर हैं, है ना। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कामा। ये वही लड़की है जिसके पिता क्या हैं, सी इज़ द गर्ल हुज फादर इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द गर्ल एंड एंड हर फादर, एंड हर फादर इज़ अ डॉक्टर, ये दिस वो लड़की है और उसके पिता क्या हैं, डॉक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको कामा लगा करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। अब हम देखेंगे थोड़ा सा, इसको रिकॉल करेंगे। कामा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड बट और आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेथड 2 सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन प्लस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, हाउएवर देयरफॉर आदि का प्रयोग करते हैं। रूल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्युमुलेटिव कंजंक्शंस, जोड़ने वाले संयोजक, है ना। जैसे यूज टू ऐड और कंटिन्यू सिमिलर आइडियाज़, हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग कब करते हैं, जब कॉन्टीन्यूटी को शो करना हो, दर्शाना हो, क्या से दिखाना हो, कॉन्टीन्यूटी। दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस, ये शब्द को जोड़ सकते हैं, फ्रेज को जोड़ सकते हैं और क्लासेस को जोड़ सकते हैं, है ना। मतलब एंड का प्रयोग हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए या क्लासेस का भी जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। कॉमन कंजंक्शंस कौन से हैं, जैसे एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये हमारे कॉमन कंजंक्शंस हैं क्यूमुलेटिव के। इसका एंड का मतलब और, नॉट ओनली का मतलब क्या है, ना कि नहीं केवल बल्कि, और के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब क्या है, के साथ साथ। एग्जाम्पल्स जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम यहाँ पर शब्द है और श्याम यहाँ पर शब्द है। शब्दों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया गया, एंड का प्रयोग किया गया। राम और श्याम दोस्त हैं, ठीक है, ये कंजंक्शंस हैं। अब यहाँ पर दो क्लासेस नहीं जोड़े जा रहे हैं बल्कि दो
सेंटेंसेस को इसमें जोड़ा जा रहा है, सॉरी 2 शब्दों को जोड़ा जा रहा है। सी इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट आल्सो ऑनेस्ट, वह सिर्फ क्या है, चालाक नहीं बल्कि ईमानदार भी है। एडवर्जेटिव कंजंक्शन विरोध दर्शाने वाले होते हैं, जैसे कि कंट्रास्ट बताएंगे, ये अपोजिट और कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ होंगे इसमें। जॉइन क्लासेस, फ्रेजेस शोइंग कंट्रास्ट और अपोजिशन, इनको भी हम क्लासेस या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए करते हैं, कंट्रास्टिंग, है ना, आइडियाज़ को दिखाने के लिए। बट का प्रयोग, येट का प्रयोग, स्टिल का भी प्रयोग करते हैं, जैसे लेकिन, परंतु, फिर भी, ठीक है। जैसे ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह क्या है, गरीब है लेकिन ईमानदार है। गरीब है तो ईमानदारी की उससे अपेक्षा बहुत कम की जाती है, लेकिन ऐसा है तो वो कंट्रास्ट शो कर रहा है, क्या है, अनपेक्षित परिणाम है। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, राइट। सी वर्कड हार्ड यट सी फेल्ड, उसने मेहनत की फिर भी क्या है, फेल हो गई। तो अनपेक्षित परिणाम आया, मतलब यहाँ पर एक, है ना, जो जिसकी अपेक्षा नहीं थी वैसा परिणाम आया, तो कंट्रास्ट शो किया गया है। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी असफल रही, मतलब मेहनत की थी तो सफल होना चाहिए था। अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या दिखाते हैं, विकल्प दिखाते हैं, जैसे यूज टू शो चॉइस, विकल्प, अल्टरनेटिव्स बिटवीन स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस, दे सजेस्ट वन अमंग टू और मोर पॉसिबिलिटीज़, दो या दो से अधिक संभावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे और, इधर और, नाइदर, नॉर, अदरवाइज आदि, ठीक है। और का मतलब क्या है, या, आइदर का मतलब क्या है, या तो, या ना तो, ना, अन्यथा आदि। जैसे यू कैन कम नाउ और लेटर, तुम अब आ सकते हो, तुम अब आ सकते हो या बाद में भी आ सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या है, विकल्प को, तो विकल्प को शो करने के लिए क्या यूज़ किया गया है, और का प्रयोग किया गया है। तुम अभी आ सकते हो या बाद में, तुम अभी आ सकते हो या बाद में, तुम्हारे पास विकल्प है, आइदर ही विल कम और शी विल गो, या तो आएगी वो या तो वह जाएगी, ठीक है। आइदर ही विल कम, या तो वह आएगा, और सी विल गो, या तो वह चली जाएगी, या तो वह आएगा या फिर चली जाएगी। यहाँ पर ही कर दो, एक ही चीज़ रखिए। आइदर ही विल कम, या तो वह आएगा या वह चला जाएगा। सी भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो वह आ जाएगा या फिर वह चली जाएगी। यहाँ पर आने वाला वह है और जाने वाले सी है, इतना रखना ध्यान, ठीक है। इलेक्टिव परिणाम दर्शाने वाले कंजंक्शंस क्या करते हैं, सो काज, कारण, और इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस दिखाते हैं, जैसे करेक्ट क्लासेस वेयर द सेकंड क्लास इज द रिजल्ट, दूसरी क्लास में क्या दिखाया जाता है, रिजल्ट, ठीक है, क्या दिखाया जाता है, रिजल्ट। और इनको बताने के लिए, दर्शाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, शो, देयर फोर, हैंस और अकॉर्डिंगली का प्रयोग किया जाता है। शो का मतलब इसलिए, देयर फोर का मतलब अतः, हैंस का मतलब फलस्वरूप, अकॉर्डिंगली का मतलब है उसके अनुसार। जैसे इट रेन सो वी स्टेड इनसाइड, बारिश हुई, परिणाम क्या हुआ, हम रुक गए। तो क्या दिखा रहा है, परिणाम, परिणाम के लिए क्या यूज़ किया, सो का मतलब इसलिए, बारिश हुई इसलिए हम घर के अंदर रुक गए। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड, उसने मेहनत की इसलिए वो सफल हो गया, ठीक है। मेहनत का परिणाम दिखा रहा, ये क्या यूज़ किया, देयरफॉर, इसलिए, राइट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टाइप, और अब इनके अन्य भी, एंड नॉट। चलिए आज की क्लास लंबी हो रही है, ठीक है। वैसे तो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली है, अब अगली क्लास में और भी हम इनको अच्छी तरह से, है ना, इनको पढ़ लेंगे। और ये कंजंक्शंस हैं, इनका हिंदी दिया हुआ है, प्रयोग हैं, आगे एक्सरसाइजेस भी हैं, तो ये सब चीज़ें हम आ, अगली क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मेहनत की जा रही है। और बस हम इतना कहेंगे कि यदि थोड़ा बहुत आपको यदि फ़ायदा हो रहा है इन लेक्चर से, तो थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ाने का काम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें और अपने